हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। उसी ज़बरदस्त तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज का ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं और प्रमुख बोलियां जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। तो बात करें हम एजीटीए के सिलेबस की, तो सिलेबस के हिसाब से अभी तक टेसी पॉइंट चैनल पे जो यूपी जीके का पोर्शन था उसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास हो चुका है। इसका फर्स्ट लेक्चर था, वन शॉट लेक्चर। दूसरा, संस्कृति, कला, वास्तुकला और त्योहार और लोक नृत्य, इनको कंबाइंड करके एक और लेक्चर बनाया गया था। ये सेकंड लेक्चर था। ठीक है, तो दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें ये इतना सिलेबस कवर कर लिया गया है। ये सिलेबस आयोग ने प्रोवाइड कराया है, जो यूबी ट्रिपल सी आयोग है उसके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो साहित्य और क्षेत्रीय भाषाओं को मिला के वन शॉट लेक्चर है, सिंगल लेक्चर है, जिसमें हम ये सिंगल लेक्चर में हम लिटरेचर और जो लैंग्वेजेस हैं और उनके जो डायलेक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो भाषाएं और बोलियां पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था, अगर प्रश्न आता है भारत का पहला समाचार पत्र और प्रश्न आता है तो वो था बंगाल गजट। ये था 29 जनवरी और 1780 को इसका प्रकाशन हुआ था, जिसका प्रकाशन किया था जेम्स ऑगस्टस और सिक्की ने। याद रखने वाली बात यह है कि ये अंग्रेजी भाषा का था। अगर आता है अंग्रेजी भाषा का या भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक है, तो वो था बंगाल गजट। और बात करें हिंदी का पहला समाचार पत्र, वो था उदंत मार्तंड। ये कोलकाता में पब्लिश हुआ था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? उदंत मार्तंड। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और कुछ नहीं, बस आपको ये दो नाम याद रखने हैं और एक नंबर पक्का। ऐसे समझ लीजिए आप। जो हिंदी का समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, इसके जो संपादक थे वो किशोर शुक्ल जी थे। अगला क्रम आता है दिग्दर्शन। ये एक पत्रिका थी। दिग्दर्शन जो है भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका थी। 1858 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। नेक्स्ट है माधुरी पत्रिका, 1921। बनारस अखबार के नाम से था, वाराणसी में हुआ था। गोविंद रघुनाथ दत्त इसके संपादक थे। नेक्स्ट आता है तत्वबोधिनी पत्रिका, बहुत ही फेमस है। बरेली में इसका प्रकाशन हुआ था, गुलाब शंकर जी ने कराया था, संपादक थे इसके। हरिश्चंद्र पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये जितनी पत्रिकाएं लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में कई बार आ चुकी हैं, मल्टीपल टाइम्स आ चुकी हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधा नाम याद रखना है, किस जगह से थी और किसने करवाई थी, किसने इसका संपादन करवाया था। तो यहाँ पर हम एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे। पहला जो पेपर था वो था बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट था। दूसरा क्या था? उदंत मार्तंड, लेकिन वो हिंदी का पहला था। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है और इंग्लिश का पहला समाचार पत्र वो बंगाल गजट है। लेकिन अगर भारत का पहला समाचार पत्र की हम बात करेंगे तो भी वो बंगाल गजट होगा, क्योंकि सबसे पहले वही आया था। लेकिन जब अगर उसमें हिंदी जोड़ दिया जाएगा तो वो उदंत मार्तंड हो जाएगा। इसी क्रम में हम कुछ पत्रिकाएं और हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इस स्लाइड से हमने जो भी सीखा है उसमें एक पॉइंट और ऐड करना कि दिग्दर्शन पहली पत्रिका थी। तो जो पहले की हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे तीन चीजें यहाँ पर हैं। पहला अंग्रेजी पत्र, पहला हिंदी और पहली पत्रिका। ये पहला जो अंग्रेजी वाला वो बंगाल गजट है और दूसरा उदंत मार्तंड है और तीसरा दिग्दर्शन है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम और कुछ पत्रिकाएं हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट पत्रिका है हिंदी प्रदीप के नाम से। जो हिंदी प्रदीप थी ये प्रयागराज में इसका प्रकाशन हुआ था। स्वदेश पत्रिका 1919, गोरखपुर। अभ्युदय 1907 में पब्लिश हुई है प्रयागराज में, और इसकी स्थापना जो करवाई थी, संपादन जो इसका करवाया था, सॉरी, वो मदन मोहन मालवीय जी ने करवाया था। दोस्तों आपको वहाँ पर एक बात और ऐड कर दें, तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसकी भी स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए।
एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो ये अभ्युदय है, अभ्युदय में कौन सी संधि है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर पता हो, नहीं तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। नेक्स्ट है कौमी आवाज। कौमी आवाज जो है वो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने प्रकाशन कराया था 1945 में। आप ये देख रहे होंगे आज़ादी से पहले के हैं। ब्राह्मण जो था पत्र, ब्राह्मण जो समाचार पत्र था वो 1883 में कानपुर में प्रताप नारायण मिश्र जी ने, प्रताप नाम की जो पत्रिका थी वो भी कानपुर में, लेकिन इसके जो संपादन करता थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। अगला है हंस, 1930 में, वाराणसी मुंशी प्रेमचंद जी। नेक्स्ट है बुद्धि प्रकाश, 1852, आगरा सदा सुखलाल। आपको अगर पता होगा, सुख सागर एक रचना है। सुख सागर जो रचना है वो किसकी है, सदा सुखलाल जी की है। और एक रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू लाल जी की है। तो सुख सागर इनकी है, सदा सुखलाल जी की। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है तौहीद। ये एक उर्दू भाषा का पत्र था, 1913 में पत्रिका थी मेरठ। खालिक हसन निज़ामी इसके संपादन करता थे। तो ये कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं। पत्रिकाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़रूरी थी उनको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप इसमें से मिस मत, कुछ भी मत कीजिए। एक बार में याद नहीं हो रहा है, लेक्चर को दोबारा देखिए। जितनी बार देखेंगे उतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी टेक्स्ट है उसके अलावा भी हम चीज़ें यहाँ पर बताते चलते हैं। तो इसलिए आप अगर लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है, तो अभी तक हमने पत्रिकाएं थी वो हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली, कौरवी। खड़ी बोली को ही कौरवी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अवधी, जिसको कौशली के नाम से जानते हैं। बुंदेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी और कन्नौजी। ये मेजर डायलेक्ट हैं। डायलेक्ट तो और भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मेजर डायलेक्ट्स हैं जिनका प्रभाव बहुत ही बड़े क्षेत्र पर है उत्तर प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्रों पे। खड़ी बोली हो गई, अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी और कन्नौजी। ठीक है, तो ये हैं डायलेक्ट्स। हिंदी के ही ये अलग अलग बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका ये क्षेत्र है। दूसरा है अवधी। अवधी जो अवध प्रांत, जो अवध एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहाँ बोली जाती है। बुंदेली की बात करें तो बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वहाँ पर बोली जाती है। ब्रजभाषा जो ब्रजमंडल का क्षेत्र है। भोजपुरी बहुत ही बड़े स्तर पे बोली जाती है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर करती है। और कन्नौजी का भी क्षेत्र है, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो जो खड़ी बोली में पहली बोली है वो है कौरवी। तो कौरवी की हम यहाँ पर बात करें तो खड़ी बोली कौरवी, इसका क्षेत्र है मेरठ और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो खड़ी बोली के क्षेत्र में आता है। खड़ी बोली जो इसका नाम था वो दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो। तो पूछा जाता है कि महापंडित की उपाधि किसको दी गई थी, तो वो राहुल सांकृत्यायन जी को दी गई थी। और किसने दी थी, काशी के ब्राह्मणों ने इन्हें, राहुल सांकृत्यायन जी को, महापंडित की उपाधि दी थी। राहुल सांकृत्यायन का बहुत योगदान रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो खड़ी बोली है वो सौर सेनी का अपभ्रंश है। और ये हिंदी का मानक है। देखा जाए जो हिंदी खड़ी बोली जो है ना वो हिंदी भाषा की मानक बोली है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हिंदी भाषा की मानक बोली कौन सी बोली है, वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली नहीं दे दिया जाएगा तो कौर भी वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि जो थे वो अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। कभी कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय ना देके
ऑप्शन में हरिऔध दे देते हैं। ठीक है, तो आपको हरिऔध टिक करना है। अक्सर पूरा नाम मिल जाता है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका पूरा नाम ही यही है। तो इस तरह से तो परिप्रवास किन की रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। परिप्रवास किस लिए फेमस है? ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा था। अगला पॉइंट है हमारा, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वो सुदल मिश्र जी ने और लल्लू लाल जी ने किया था। अभी जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि सुख सागर किसने लिखा है? सदा सुखलाल जी ने लिखा है। और लल्लू लाल ने क्या लिखा है? प्रेम सागर लल्लू लाल जी ने लिखा है। तो इस तरह से आपको रचनाएं भी याद होती रहेंगी। उसके अलावा जो भी रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार हैं उनकी एक बढ़िया सी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करा देंगे, ताकि क्योंकि उसे बोलना बताने का कोई मतलब है नहीं, आपको वो याद ही करनी है। तो इसलिए वो हमने यहाँ पर ऐड नहीं करी है लेक्चर में, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य जो है खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य वो कामायनी है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट यहाँ जाने खड़ी बोली में। एक तो पहले इसका क्षेत्र क्या है, दिल्ली और जो मेरठ का आसपास का क्षेत्र है। कभी कभी ये ना देके आपको यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिल जाएगा तो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगाना है। खड़ी बोली नाम किसने दिया? राहुल शंकरत्यान जी ने दिया। किस काव्यवंश है? सौरसेनी काव्यवंश है। हिंदी की मानक बोली है। प्रसिद्ध कवि इसके जो प्रथम प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जी हैं। प्रथम महाकाव्य परिप्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा, जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। और खड़ी बोली जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र और लल्लू लाल जी ने किया है। और जो प्रसिद्ध महाकाव्य है, यहाँ पर एक थोड़ा समझिए, ये प्रथम महाकाव्य लिखा है, ठीक है, और ये सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा है। तो इन पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, कि इसमें आप प्रथम लिखा हुआ है या सबसे प्रसिद्ध लिखा हुआ है। सबसे प्रसिद्ध लिखा है तो कामायनी को टिक करना है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो दूसरी बोली आती है वो है अवधी, जिसको कौशली के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर भाषाओं के नाम उनके क्षेत्र, वहाँ के समुदाय के ऊपर नाम दिया जाता है। जैसे अवधी नाम दिया गया यहाँ पर, तो अवधी का जो नाम दिया वो अवध से लिया गया है, ठीक है। जो अवध क्षेत्र था, अवध प्रांत था, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक, और उसी को मतलब कौशल राज्य भी बोलते हैं, कौशल महाजनपद करके नाम जो था, तो इसको कौशली भी बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड का। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो ये तो थे इनके नाम, जो उनका नामकरण हुआ है इन बोलियों का, अवधी और कौशली। इसका जो केंद्र है वो है अवध और अयोध्या। क्षेत्र की बात करें तो इसमें फैजाबाद जिला, गोंडा जिला, सुल्तानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बहराइच, सीतापुर, रायबरेली, मिर्जापुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, उन्नाव, फतेहपुर, आप देख रहे होंगे काफी बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभुत्व है, ठीक है। तो ये तो थे इसके क्षेत्र। इसका जो मुख्य केंद्र था वो अवध और अयोध्या था। बात करें इसका जो विकास हुआ है, बोली का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी, ये थोड़ा यहाँ धाधनुष होगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। अवधि का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी से अपभ्रंश से हुआ है। जो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं वो है पद्मावत, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा था। प्रसिद्ध कवि की बात करें, अवधी भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो जायसी, ये मलिक मोहम्मद जायसी का नाम है। उस्मान, गोस्वामी तुलसीदास जी, मंझन, कुतुबुन, ये अवधी भाषा के, अवधी बोली के प्रसिद्ध कवि थे। इसी में जो महाकाव्य लिखा गया है रामचरितमानस, जो कि सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध, उत्तर भारत में बहुत ही इसका वर्चस्व है, प्रभाव है। इसको लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसको परिष्कृत अवधि या साहित्यिक अवधि में लिखा था। बात करें अवधि की उपबोलियां, वो मिर्ज़ापुरी है, बैसबाड़ी है और बनौधी है। हमने बताया आपको कि अधिकतर बोलियों का नाम उनके क्षेत्र पर या उनके समुदाय पर दिया जाता है। तो जो मिर्ज़ापुरी नाम है वो मिर्ज़ापुर, बैसवाड़ी, जो बैस राजवंश रहा है उनका जो एरिया रहा होगा, तो ऐसे करके इसकी 3 उपबोलियां हैं, मिर्ज़ापुरी, बैसवाड़ी और बनौधी। तो ये तो थी हमारी अवधी बोली।
अब हम बात करेंगे ब्रजभाषा की। बात करें ब्रजभाषा की तो इसका जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। अधिकतर बोलियों का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उनको हम डिस्कस करेंगे और कर भी रहे हैं, जैसे कि जो खड़ी बोली थी उसका भी सौरसेनी अपभ्रंश था। ब्रजभाषा का भी विकास जो है वो भी सौरसेनी अपभ्रंश से है। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में ब्रजमंडल ब्रजमंडल बहुत बड़ा एरिया है, उसमें काफ़ी जिले आ जाते हैं, जैसे ये सारे तो नहीं आते लेकिन ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, वृंदावन ये सब आते हैं। वर्तमान में जो ब्रजभाषा का प्रभाव है वो मथुरा जिला, आगरा, हाथरस, एटा, कासगंज, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर और धौलपुर, इनमें ब्रजभाषा का काफ़ी वर्चस्व है। प्रमुख केंद्रों की बात करें तो मथुरा और वृंदावन है। इसकी भी कुछ उपबोलियां हैं, जैसे अंतर्देशी जिसको अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं, डांगी, माथुरी, भरतपुरी, ग्वालियर और बुक्सा। ये बुक्सा राइटिंग एरर है, इसको बुक्सा कर लेना दोस्तों। भरतपुरी जो है वो जो भरतपुर जिला है राजस्थान का। ठीक है। तो वहाँ की भरतपुरी होगी, लेकिन ये सब ब्रजभाषा की ही उपबोलियां हैं। बात करेंगे प्रमुख कवियों की तो कवियों की दृष्टि से ब्रजभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि सूरदास जी, कुंभन दास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, नंददास जी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास जी, बिहारी जी, रहीम, रसखान, देव, मीराबाई जी, तुलसीदास जी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तुलसीदास जी का उसमें भी था जो कौशली अवधि था। ठीक है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो अवधि में है, ब्रज में है, संस्कृत में है, इस तरह से। लेकिन जो सबसे फेमस रचना हुई थी वो रामचरितमानस, तो इसलिए अवधि में है, इनको बहुत याद किया जाता है। नेक्स्ट है केशव जी, घनानंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, सत्यनारायण और लल्लू लाल। यहाँ पर भी लल्लू लाल जी हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अलग अलग रचनाएं हैं, कभी अलग अलग जगहों पे रहे, उन्होंने उन भाषाओं में, उन बोलियों में रचनाएं करी, तो इस तरह से उनको हम उस भाषा के प्रमुख कवियों में उनकी हम गिनती करते हैं। तो ये तो थी ब्रजभाषा। बात करें प्रमुख रचनाओं की तो उद्धव शतक है, सूर सागर है और बिहारी सतसई है। असल में अब जितने भी यहाँ पर आप कवि लोग देख रहे होंगे इनकी सब सबकी रचनाएं हैं, तो जो रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी गई वो ब्रजभाषा की रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है। तो ये प्रमुख रचनाएं कुछ थी जो हमने यहाँ पर दी हुई हैं। बात करें मीराबाई जी की तो मीराबाई जी की जो रचनाएं हैं उनमें ब्रजभाषा और राजस्थानी जो बोली है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसी क्रम में जो अगला टर्म है वो है बुंदेली बोली का। बुंदेली का भी विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वो है हमीरपुर, जालौन, औरई, झांसी, दतिया और जो बांदा जिला है उसके पश्चिमी भाग। वहाँ पर बुंदेली बोली काफ़ी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। बुंदेली की जो उपबोलियां हैं वो राठौड़ी, बनाफरी और लोधांती, ये तीन बोलियां जो है बुंदेली की उपबोलियां जानी जाती हैं। राठौड़ी, मैं एक बार फिर बता दूं कि जो बोलियां होती हैं वो उनके समुदाय या क्षेत्रों के नाम से दी जाती है। तो राठौड़ राजवंश का जो क्षेत्र रहा होगा, बनाफर योद्धा जो रहे थे बुंदेलखंड के, उनके हिसाब से बनाफरी, लोधांती, तो ऐसे तरह से ये उपबोलियां दी गई हैं। बात करें कन्नौजी डायलेक्ट की, तो जो कन्नौजी डायलेक्ट है उसका भी विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो अवधि को अभी छोड़ के बाकी जितने भी बोलियां हमने भी पढ़ी हैं उन सभी का सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकास हुआ है। इसके जो प्रमुख केंद्र जो हैं, सॉरी, वो कन्नौज है, प्राचीन में जिसको कान्यकुब्ज के नाम से जानते थे। ठीक है। और ये कान्यकुब्ज नाम भी कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की निवास स्थली की वजह से पड़ा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी आप कुछ बताओ तो आप बता सकते हैं। कन्नौजी डायलेक्ट का जो क्षेत्र है वो पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर, हरदोई और कन्नौज क्षेत्रों में कन्नौजी डायलेक्ट बोला जाता है। अगला आता है भोजपुरी डायलेक्ट। तो भोजपुरी डायलेक्ट का विकास जो हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पर अब ये याद रखना है आपको कि जो अवधि था, जो अवधि बोली थी वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है उसका विकास, और भोजपुरी का भी विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका मागधी से, उसका अर्धमागधी से, क्योंकि आप जैसे देखेंगे ना मगध से ये मतलब इसका कुछ टर्म मिल रहा है,
जो मगध प्रांत था वो बिहार का था उसका, लेकिन काफ़ी एरिया यूपी में भी आता था, ठीक है। तो जो भोजपुरी का जो क्षेत्रफल है वो अवध के आगे का क्षेत्रफल है, अगर हम पूर्व दिशा की ओर जाते जाएंगे तो ये पूरी तरह से मागधी अपभ्रंश है, लेकिन अवधि जो है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जिनको उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र मैप अच्छे से आता होगा वो अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि उसी हिसाब से भाषाओं का भी विकास हुआ है। अब बात करेंगे इसी में हम अगले पॉइंट की, वो है भोजपुरी शब्द का जो प्रथम प्रयोग था, भोजपुरी शब्द का, उसे रेमंड ने किया था, एक अंग्रेज था ये। इसके क्षेत्र की बात करें तो छपरा जिला, बलिया, गोपालगंज, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, बस्ती और पूर्वी फैजाबाद, ठीक है। तो पूर्वी फैजाबाद में भोजपुरी का बोलबाला है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर भी हमने फैजाबाद को मेंशन किया हुआ था, क्योंकि जो फैजाबाद प्रमुखता जो फेमस है वो अवधी के लिए ही फेमस है, लेकिन जब बात होगी पूर्वी फैजाबाद की तो वो वहाँ पर भोजपुरी डायलेक्ट बोला जाता है। प्रमुख कवियों की हम बात कर लें यहाँ पर, तो प्रमुख कवि जो हैं वो है भिखारी ठाकुर, कबीरदास जी, राहुल सांकृत्यायन, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का भी काफ़ी योगदान रहा है भोजपुरी में। राहुल सांकृत्यायन का एक बहुत ही फेमस कोट है, अगर आपने सुना होगा, कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन भर इन्होंने मतलब यात्रा वृतांतों पर ही इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से अब बात करेंगे अगला पॉइंट, वो है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता था, भिखारी ठाकुर जी को। और भोजपुरी का भारतेंदु भी भिखारी ठाकुर जी को बोला जाता था। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखना है आपको। भिखारी ठाकुर की जो फेमस रचना है वो है विदेशिया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है भोजपुरी की उपबोलियाँ, वो कौन कौन सी हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सोनपरी, नागपुरिया, साखरिया, गोरखपुरी, सरन, खारबारी, चपरैया, पश्चिमी भोजपुरी, उत्तरी भोजपुरी और दक्षिणी भोजपुरी, ये भोजपुरी की उपबोलियां हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी भाषाएं पढ़ी उनमें सबसे ज़्यादा बोलियां जो हैं वो भोजपुरी डायलेक्ट की ही देखने को मिली हैं, ठीक है। इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी तक जो हमने चीज़ें जानी उसमें क्या क्या था, कि अवधि, जो उसमें अवधि है और भोजपुरी, जो अवधि है और भोजपुरी, इनके जो अपभ्रंश है वो अलग अलग हैं। अवधि का तो था अर्धमागधी, और इसका मागधी। बाकी सारी बोलियां किस वंश से थी, वो सब सौरसेनी अपभ्रंश की थी, जो कि बची हुई जितनी भी थी। जो सौरसेनी अपभ्रंश है उसमें कौन कौन सी थी, पहली तो ये खड़ी बोली, दूसरा खड़ी बोली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, ये सौरसेनी अपभ्रंश की भाषाएं थी। तो इस तरह से आप बोलियां थी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, क्योंकि अभी तक तो हमने डायलेक्ट्स पढ़ लिए हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको थोड़ा जान लेते हैं, वो भी भाषा और साहित्य से संबंधित हैं। वो क्या क्या है, बात करें दक्षिण भारतीय भाषाओं की, जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सभी किस परिवार की भाषाएं हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। भारत देश की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी है। और दुनिया की जो संपर्क भाषा है वो क्या है, वो इंग्लिश है। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 सितंबर को। अनुच्छेद 343 एक जो है वो हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा देता है। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में करी गई थी। और हिंदी जो है, हिंदी की जो आदि जननी जिसे बोला जाता है वो है संस्कृत। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो जी थे। और जो है संस्कृत की जो उत्तराधिकारी भाषा है वो है हिंदी। और हिंदी की जो लिपि है किस लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस लिपि की भाषा, किस लिपि में लिखा जाता है हिंदी को, देवनागरी। ऐसे ही और भी लिपियां हैं, जैसे गुरुमुखी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है,
पंजाबी है, तो ऐसे अलग अलग करके आते हैं, लेकिन आपको अभी हिंदी का थोड़ा पढ़ना है क्योंकि हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 25 जुलाई 1972 को करी गई थी। तो ये तो थे हिंदी से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। छोड़ना नहीं, कुछ सब करना है। बात करें हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा या राजभाषा कब घोषित किया गया था? अक्टूबर 1947 में। और प्रदेश में उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा को अनिवार्य किया गया था, राजभाषा हिंदी को 26 जनवरी 1968 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए आप। अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1968। इसको क्या हुआ है, उस हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा बताया है, और 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं हैं, पहला तो हिंदी है और एक दूसरी राजभाषा जो है वो है उर्दू, जिसको 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को करी गई थी, और इसके स्थापना में जो अथक प्रयास किए गए थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी द्वारा किए गए थे। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, जो कि प्रदेश की राजधानी है, और इसका जो विभाग है वो है भाषा विभाग। तो ये तो थे हिंदी के और हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी यहाँ पर रचनाएं छूटी हुई हैं, तो जो रचनाएं और रचनाकार हैं उनके बारे में एक पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल टेसी पॉइंट पे आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी कंटेंट है वो टाइमली मिलता रहे और आप सबसे अपडेट रहें। ये तो अभी लेक्चर हो रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके और आपको पता चल सके आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन चल रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए। जय हिंद।